नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का सेशन बायोलॉजी का है और बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर श्वसन यानी रेस्पिरेशन लेकर के हम आपके सामने। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कैसी होती है, रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, आज इन सारे मुद्दों का डिस्कशन हम करेंगे। आपसे 5 सवाल पूछेंगे और 5 सवालों का जवाब सेशन के अंत में एक एक करके सभी का डिस्कशन लिख करके आपको बताएंगे। आज इसका प्रथम भाग है और इसके पहले हम आपको सूचित कर चुके हैं कि आज जब हमारी क्लास लाइव होगी तो हम क्या आपको पढ़ाएंगे या क्या आपसे पूछेंगे। हम आशा रखते हैं कि आप उस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही आवश्यक अंग है किसी भी जीव का। कैसे वो सांस लेता है, कैसे सांस के बाद हमें ऊर्जा मिलती है और कैसे शरीर में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ये सब सवाल आज आपके सामने है। सबसे पहले तो हम आपको श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ये बता दें। यदि हम श्वसन की परिभाषा लिखें, अंग्रेजी तो लिखी हुई है, एक बार अंग्रेजी को हम पढ़ देते हैं और फिर उसकी हिंदी में कैसी व्याख्या बनती है ये आप अपने से लिखिए, हम हिंदी में उसको समझाएंगे। The breaking down of food substance, mainly glucose, in the presence or absence of oxygen to release energy in the form of ATP and carbon dioxide in the cells of the organism is termed respiration. श्वसन कोशिका के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, श्वसन कोशिका के अंदर, सेल के अंदर होने वाली क्रिया है और इस क्रिया में भोज्य पदार्थ जो हैं, बड़े बड़े भोज्य पदार्थ तोड़े जाते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो भी सकती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं भी हो सकती। परिणाम ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ये जो पूरी प्रक्रिया है यही श्वसन कहलाते हैं। ग्लूकोज का टूटना, दूसरी भाषा में सुनिए, ग्लूकोज का टूटना या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा और ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना श्वसन कहलाता है। बस यही अंग्रेजी में लिखा। आगे हमने लिख दिया है कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। एक श्वसन एरोबिक कहलाता है, स्पेलिंग चेक कीजिएगा, AERO, एरोबिक। एरोबिक को हिंदी में ऑक्सी श्वसन कहते हैं। आप किताब देखेंगे वहां लिखा होगा ऑक्सी श्वसन। इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, ऑक्सीजन होनी ही चाहिए। और दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन और जिसकी स्पेलिंग हो गई ANA। ध्यान से देखिए, ANA, AERO, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो ये रेस्पिरेशन का की परिभाषा हो गई, रेस्पिरेशन के प्रकार। इस पर आगे हम आपसे सवाल पूछेंगे और उसका कंप्लीट डिस्कशन भी देंगे। मनुष्य में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन पढ़ें उसके पहले फेफड़ों की रचना के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको दें। जहां से हम सांस लेते हैं नाक से जाता है, नाक से होता हुआ इस गले को
आप हमारी तरफ देखिए, ये यहां से पार करता हुआ, ये दिख रहा है, ये ठुटली दिखती है, यहां से पार करता हुआ जहां से आवाज निकलती है, जहां से हम बोल रहे हैं, ये लैरिंग्स या इसको स्वर यंत्र बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं, यहां से क्रॉस करती हुई एक मोटे पाइप में जाती है। और यह पाइप विंड पाइप, हवा की पाइप या ट्रैकिया कहलाती है। इसको ट्रैकिया बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा ताकि ऑब्जेक्टिव आपसे बन पाए। एक स्वर यंत्र को पार करते हुए पाइप का निर्माण होता है, वह पाइप ट्रैकिया या विंड पाइप कहलाती है, जो आगे जाकर के दो भागों में टूट जाती है। देख लीजिए, टूट गई। और दो भागों में इसलिए टूटती है कि फेफड़े इस केज के अंदर, रिब्स केज के अंदर बंद है, लेफ्ट और राइट फेफड़ा है, इसलिए वो पाइपलाइन दो भागों में टूटती है और दोनों फेफड़ों में हवा पहुंचती है। ये दोनों टूटे, ध्यान से देखिए, ये टूटा है, ये टूटा। और जब ये अंदर अपने अपने फेफड़े में पहुंच जाती है तो बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। और ये बहुत शाखाएं जो होती हैं, ये प्रत्येक कोशिका को, फेफड़े की कोशिका में ऑक्सीजन सप्लाई कर देती है। और ब्लैडर जैसे, ये पूरे ब्लैडर के अंदर गोल गोल रचनाएं होती हैं, जिसमें प्रत्येक शाखा ऐसे ऐसे करके घुसी होती है। ये रचनाएं जो हैं, जो गोल गोल होती हैं, ये एल्वियोलाई कहलाती है। फेफड़ा जो है ठीक ठीक डायफ्राम के नीचे होता है, डायफ्राम के ऊपर होता है। डायफ्राम कहां होता है? जहां पर पसलियां खत्म होती है। ये हिस्सा देखिए, अपने सीने के बिल्कुल लास्ट वाली पसली पर जाइए, जो लास्ट पसली है उसी को आप डायफ्राम समझिए। डायफ्राम के ठीक ऊपर दोनों साइड में ये फेफड़े, और इन फेफड़ों को हमने लाल कलर में दिखाया, हल्के लाल कलर में ये दोनों फेफड़े दिख रहे हैं। अब इसके बारे में विस्तार से आप चाहें तो अपनी बुक पर देख लीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत लगती है कि फेफड़े की संरचना नहीं समझ में आती, तो हम आपको बताते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना पर्याप्त है कि आप फेफड़े की संरचना देखिए, ट्रैकिया देख लीजिए, ट्रैकिया दो भागों में टूटते हुए देख लीजिए, और प्रत्येक भाग जाकर के छोटे छोटे ब्रांचेज में बढ़ गया, एल्वियोलाई में हवा पहुंची। चूंकि ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन आपके कोर्स में, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो सजीव हो, यानी प्लांट का भी रेस्पिरेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल है। तो चलिए, प्लांट का रेस्पिरेशन कैसा होता है जरा उसको भी देख लें। प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद के द्वारा होती है। ये छोटे छोटे छेद क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा कुछ विशेष रचना नहीं है, एक छेद है, और वो छेद दोनों तरफ से गार्ड कोशिकाओं के द्वारा या रक्षक कोशिकाओं के द्वारा सुरक्षित होता है। यह आपने पढ़ा होगा, गार्ड सेल कहलाते हैं। प्रत्येक पत्ती पर होता है। सामान्य रूप से नंगी आंख से देखोगे दिखेगा नहीं, लेकिन यदि आप माइक्रोस्कोप लगाओगे तो ये रचना दिख रही है। ध्यान से देखो, और ये रचना कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती है। ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो हम छोड़ते हैं उसको अंदर लेती है, और अंदर लेने के बाद भोज्य पदार्थों का जारण, कंबस्शन करने के बाद पता है पेड़ क्या देता है आपको? ऑक्सीजन देता है। आपको सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन पेड़ से ही तो आती है, साथ ही पानी भी बनता है। दो प्रोडक्ट बनते हैं, और इस रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस अपर्चर का, इस छेद का होता है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। इसके आगे के सेशन में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होगा प्लांट में, आगे व्याख्या करेंगे। आज एक सामान्य व्याख्या आपके सामने कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या है, ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता कैसे है, एक सामान्य जानकारी आज आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद विस्तार से और जानकारी रखें। आज ही एक बच्चे ने, जब हम रेस्पिरेशन का टॉपिक दिए,
कि आज रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे, तो एक बच्चे ने मैसेज किया, उसी मैसेज को ध्यान में रखते हुए ये अगला पेज भी हमने लगाया। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये मेल का है, और ये वाला जो चित्र देख रहे हो ये फीमेल का है। आप अपने इस गले वाले पोर्शन को देखिए, पहले तो हमारा देखिए। ये गले वाले पोर्शन में एक चीज ये बढ़ी हुई है, देख रहे हो, ये जिसको अक्सर आप किसी शत्रु को डरवाते हो, तुम्हारा ये दवा दे देंगे काम खत्म बोलते होगे। आज उसी पर उस बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ये बताइए कि ये जो रचना निकली हुई रचना है ये मेल में पाई जाती है कि फीमेल में? इस रचना का नाम क्या है? आज हम आपको बता दें कि ये रचना एडम एप्पल के नाम से जानी जाती है। एडम एप्पल के नाम से जानी जाती है। और ये एडम एप्पल की रचना मेल में पाई जाती है, मेल में। नोट करिएगा, एडम एप्पल की रचना मेल में पाई जाती है। और इसलिए पाई जाती है कि यहीं पर लैरिंक्स है, स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र की सुरक्षा करती है। और जब मनुष्य बहुत तेज चिल्लाता है, बहुत ताकत से चिल्लाता है, तो ये एडम एप्पल उसका सपोर्ट करती है। काम क्या है आगे हम बताएंगे आपको। फीमेल में कुछ कम ही फीमेल में एडम एप्पल होता है, कम ही फीमेल, कुछ में होता है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं होता, लेकिन कुछ कम में होता है फीमेल। फीमेल में ये हिस्सा ध्यान से देख लीजिए, ये हिस्सा जिसका निकला हुआ हो, आप अपना देखिएगा, ये वाला हिस्सा जैसे हमारा निकला हुआ है, क्या आपका निकला हुआ है? यदि ये रचना निकली हुई है, इसका मतलब आप में एडम एप्पल है। एडम एप्पल का काम क्या है आगे हम बताते हैं। होना नहीं चाहिए, ज्यादातर यह मनुष्य में होता है जिनको बहुत तेज आवाज करनी होती है। पुरुषों की आवाज तेज होती है, महिलाओं की उतनी तीक्ष्ण कर्कश नहीं होती। चूंकि उसने सवाल पूछा था, इसलिए एडम एप्पल के आज हम काम बता दें आपको। द एडम एप्पल इन रिलेशन विद द थायराइड कार्टिलेज। आपको याद होगा यहीं पर थायराइड ग्लैंड भी है, और थायराइड के ग्लैंड के चारों तरफ पैराथायराइड भी लगा हुआ है। हम ये मान करके आपको एडम एप्पल पढ़ा रहे हैं कि आप ये जानते हैं कहां थायराइड है, कहां पैराथायराइड है। नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप मैसेज करिएगा, हम एक दिन इस पर एक विस्तार से सेशन लाएंगे। द एडम एप्पल्स इन रिलेशन विद द थायराइड कार्टिलेज व्हिच फॉर्म्स हेल्प प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द फ्रंटल पार्ट ऑफ लैरिंक्स। एडम एप्पल का सिर्फ एक काम है कि जो हमारा स्वर यंत्र है उसकी सामने से सुरक्षा करे, रक्षा करे, इंक्लूडिंग द वोकल कॉर्ड्स, जहां से आवाज निकलती है। कुछ लोग चिल्ला करके उसकी आवाज न फटने पाए, वो जितनी ताकत से चिल्ला रहा है वो आवाज निकल जाए, ये रक्षा करने का काम एडम एप्पल का होता है। अनदर फंक्शन ऑफ एडम्स एप्पल इज रिलेटेड टू डीपिंग ऑफ द वॉइस। गहरी आवाज देने के लिए, तेज तर्राट आवाज देने के लिए, डरावनी आवाज देने के लिए सिर्फ मेल ही उत्तरदायी है बच्चों। आज से ये नोट करो, फीमेल के पास एडम एप्पल नहीं होता। और आपको बता दें, जेल प्रहरी में 2015 में ये सवाल पूछा गया, और जब उस समय ये सवाल पूछा गया तो ज्यादातर बच्चों ने एडम एप्पल को कहा कि यह सिर्फ फीमेल में होती है, ज्यादातर बच्चों ने। और यदि फीमेल और मेल लिखा हो तो याद रखना हमेशा आपको मेल सही जवाब देना है, फीमेल नहीं। कुछ महिलाओं में होता है लेकिन वहां उनको डीप आवाज करने की जिम्मेदारी नहीं होती, डीप आवाज देने की जिम्मेदारी सिर्फ मेल की होती। इस पर और विस्तार से हम आगे बात करेंगे। अब सीधे हम आपको उन 5 सवालों की ओर लिए चलते हैं जो रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा, इन 5 सवालों के द्वारा, प्रत्येक सवाल के साथ हम 4 सवाल और जोड़ करके पूरी थ्योरी आपको पढ़ा दें। तो पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर यह रहा, गैसीय विनिमय होता है।
पहला, पर्ण रंध्र द्वारा, ये भी जेल प्रहरी की परीक्षा में, वन रक्षक की परीक्षा में 2015 में पूछा गया है। गैसीय विनिमय होता है पर्ण रंध्र के द्वारा। ए, बी ऑप्शन दे रहे हैं बात रंध्र के द्वारा, सी ऑप्शन दे रहे हैं मूल सतह के द्वारा, और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त सभी। गैसीय विनिमय या गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, प्रश्न को समझ लीजिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या स्टोमेटा के द्वारा होता है, क्या लेंटिकल्स के द्वारा होता है, क्या सरफेस ऑफ रूट के द्वारा होता है, या सब के द्वारा होता है। आपको जो जवाब सही लगे, जो आपके प्रश्न के काफी नजदीक हो, उस प्रश्न को सही जवाब, उस प्रश्न का सही जवाब लिखिए कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा तो हम आपको बताएंगे ही कि गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, इसके लिए हमने डिस्कशन का पेज लगाया है, आज आपको समझाएंगे। दूसरा सवाल देखिए, एडम एप्पल, एडम एप्पल किसमें पाया जाता है? ए, क्या है, बुफेलो में है, यानी भैंस में है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या, यह कुत्ते में है, डॉग्स में। सी ऑप्शन दे रहे हैं मादा मनुष्य में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं नर मनुष्य में। अभी अभी हमने इस पर एक थ्योरेटिकल डिस्कशन सेशन की शुरुआत में किया, उस सवाल को हमने शामिल भी कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कंफ्यूजन था, आज वो कंफ्यूजन हम थ्योरेटिकल डिस्कशन के साथ समाप्त करना चाहते हैं। एडम एप्पल किस में पाया जाएगा, भैंस में, कुत्ते में, मादा मनुष्य में या नर मनुष्य में, क्यों पाया जाएगा, इसका एक कंप्लीट डिस्कशन दूसरे नंबर पर देंगे। बच्चों, तीसरा सवाल, ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, श्वास नाल। और श्वसनियों, श्वसनियों, आपने ब्रेंकियस पढ़ा होगा, ब्रेंकियोस पढ़ा होगा। हम ब्रेंकियोस की बात कर रहे हैं, ट्रैकिया की बात कर रहे हैं या ब्रांकाई की बात कर रहे हैं, ब्रेंकियोस की बात कर रहे हैं, दोनों के अंग्रेजी वाले बच्चे समझ लीजिएगा, ब्रेंकियल, ब्रेंकियोस। श्वसन नाल और श्वसनियों में उपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं सी आकार के, सी आकार के कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस छल्ले। दो तरह के छल्ले बनते हैं, एक होता है बोनी, एक होता है कार्टिलेजिन। बोनी का मतलब जो हड्डियों जैसा हो, एक बार उस स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्टिलेज जैसे कान का पहिना, ये कार्टिलेज है। तो सी आकार के कार्टिलेजिनस छल्ले हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं पूर्ण रूप से उपास्थि से बने छल्ले हैं।
अब थोड़ा यदि गहराई में आपने चित्र को पढ़ा होगा, गहराई में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा, तो जवाब बनेगा पूर्ण रूप से उपास्थि से बने होते हैं। पूर्ण रूप काइटिन के बने हुए, छल्ले हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ओ आकार के काइटिन के छल्ले हैं। सही जवाब आपको बताना है श्वसन नाल और श्वसनियों में उपस्थित क्या होता है। सी आकार का कार्टिलेजिनस छल्ला है। पूर्ण रूप से कार्टिलेजिनस छल्ले हैं, पूर्ण रूप से काइटिन के बने हुए हैं, या ओ आकार के काइटिनस स्ट्रक्चर है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो विस्तार से इसको हम समझाएंगे तीसरे डिस्कशन। बच्चों चौथा सवाल, लंग्स में गैसीय विनिमय किस में होता है? फेफड़ों में, सवाल को सुनिएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज फेफड़ों में किस में होता है? ये ऑप्शन देखना, क्या ट्रैकिया में, श्वास नली में। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या ब्रैंकियोल्स में, श्वसनियों में। इसका भी डिस्कशन थ्योरेटिकल इसके पहले किया है। और सी श्वसनिकाओं में, या डी दे रहे हैं एयर सैक में। लंग में गैसीय एक्सचेंज मतलब लास्ट की पोजीशन कहां होती है? जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। कुल मिलाकर कीजिए पूछा। सही जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो विस्तार से इसको तो हम बताएंगे। पांचवा सवाल आज का है, श्वसन मार्ग या रेस्पिरेटरी ट्रैक। श्वसन मार्ग की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक स्तंभी सीलिया युक्त, अंग्रेजी में यदि इसको कहें कालुमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। यदि आपने हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, औतिकीय रचना फेफड़े की, तो ये जवाब वहां से प्रश्न को हमने बनाया है कि श्वसन मार्ग स्तंभी सीलिया युक्त उपकला कोशिकाओं से अस्तारित होती है या बनती है। अस्तारित होती है। यहां पर ये सीलिया का काम क्या है कुल मिलाकर के ये पूछा। सीलिया का मुख्य कार्य है। पहला बता रहे हैं धूल के कणों को प्रवेश को रोकना। धूल के
कणों के प्रवेश को रोकना। बी ऑप्शन दे रहे हैं जीवाणुओं को, बैक्टीरिया के जीवाणुओं के प्रवेश को रोकना। सी ऑप्शन दे रहे हैं बैक्टीरिया तथा डस्ट के कण, बैक्टीरिया तथा डस्ट के कण युक्त श्लेष्मा को, श्लेष्मा यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा को निकालना। और अंतिम ऑप्शन डी दे रहे हैं वायु को या एयर को नेजल पैसेज की ओर, नेजल पैसेज की ओर धकेलना। एयर को नासा मार्ग की ओर धकेल। फिर से पढ़ लीजिएगा, सवाल जब तक समझ में ना आएगा तो उत्तर नहीं बनेगा। सवाल को 2 बार पढ़ लीजिए। रेस्पिरेटरी ट्रैक में या जो श्वास की नली है उसमें सीलिया पाए जाते हैं, मान लीजिए बाल पाए जाते हैं। इन बालों का काम क्या है ये आपको बताना है। धूल के कणों का प्रवेश रोकना है, जीवाणुओं के प्रवेश को रोकना है, बैक्टीरिया तथा डस्ट के कण युक्त श्लेष्मा को निकालना है। ये सिलेटेड एपिथेलियम क्यों है, जरा सोचिएगा। हिस्टोलॉजी यदि आपने पढ़ा होगा तो जवाब बनेगा। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो इसका विस्तार से डिस्कशन तो हम करेंगे। अब आपको लिए चलते हैं पहले सवाल पर और पहले सवाल का डिस्कशन आपको समझाते हैं। गैसीय विनिमय होता है, इसका सही जवाब होगा, अभी हमने डिस्कस भी किया, इसको अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। पर्णरंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। आइए स्टोमेटा टू द पॉइंट, जैसे सवाल पूछे गए हैं ऐसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। स्टोमेटा पत्तियों के इपीडर्मल सेल के बीच, ये सवाल पूछा गया, इपीडर्मल सेल के बीचों बीच पाए जाते हैं। एक सवाल पूछा था कि ये स्टोमेटा जो है एपिडर्मल है, हाइपोडर्मल है कि इंडोडर्मल है। यहां पर उस प्रश्न का जवाब हमने दिया है कि स्टोमेटा पत्तियों के एपिडर्मल सेल के बीचों बीच में पाए जाते हैं। एक सवाल तो सामान्य पूछा, लेकिन उसके साथ 3-4 सवालों को और जोड़ा। दूसरा पॉइंट भी लिख दें, स्टोमेटा के द्वारा होता क्या है, ये तो हमने बता दिया। एक तरफ के रेस्पिरेशन होता है, क्या कोई और प्रक्रिया होती है, इसका जवाब नहीं है। ये दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसके द्वारा पौधे वायुमंडल से गैसीय विनिमय, गैसियस एक्सचेंज, गैसीय विनिमय तथा ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, बाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। एक का डिस्कशन हमने दिया था सिर्फ गैसियस एक्सचेंज का,
उसने पूछा था सवाल, क्या गैसियस एक्सचेंज पर ही होता है कि कोई और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है? बताइएगा। वहां पर ट्रांसपिरेशन की भी प्रक्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। एक चीज और इधर हमने लिखा, बात रंध्र क्या है, एयर होल जिसको कहते हैं वो क्या है, ये भी सवाल पूछा गया, इसका भी जवाब लिख दें। बात रंध्र क्या होते हैं? बात रंध्र छाल में उपस्थित, पेड़ की छाल में उपस्थित छिद्र होते हैं। काम क्या करते हैं, इस पर भी सवाल था। जिसके द्वारा तना माने स्टेम, जिसके द्वारा तना वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बात रंध्र पर भी पीएससी ने एक बार 2 वाक्य लिखवाया था, बात रंध्र पर। तो बात रंध्र लिखते लिखते बच्चे वही स्टोमेटा वाला लिख गए, आप नहीं लिखिएगा। बात रंध्र पेड़ के छाल पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो तने को हवा का आदान प्रदान करना बताते हैं। स्टोमेटा जो है पत्तियों पर होते हैं, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपिरेशन होता है। 3 पॉइंट ये हो गए। और ये तीन सवाल थे, इन तीनों का ये डिस्कशन हो गया। स्टोमेटा इसका सही जवाब होगा। आइए दूसरे सवाल पर ले चले आपको। एडम एप्पल किस में पाया जाता है? आपने पक्का इसका उत्तर तय कर लिया होगा और इसका सही जवाब होगा मेल में होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्कशन हमने पहले किया है। आइए और विस्तार से लिख दें। श्वास नली का अगला सिरा, श्वास नली का अगला सिरा एक बक्से के समान रचना बनाता है। श्वास नली का अगला हिस्सा मतलब एंटीरियर, जिसे कंठ या स्वरकोश या एडम एप्पल कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे। श्वास नली का जो एंटीरियर इंड वाला पोर्शन होता है वही थोड़ा फूलता है, उसी को हम कंठ कहते हैं, उसी को स्वरकोश कहते हैं, उसी को एडम एप्पल के नाम से जानते हैं। ये जो श्वास नली होती है या कंठ जो होता है, ये कहां से कहां कनेक्ट होता है, जरा उस बात को लिख लीजिए। यही ग्लाटिस के द्वारा फेरिक्स में खुलता है। PHARYNX, फेरिक्स या ग्रसनी में खुलता है। कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर पर ग्लाटिस, इपीग्लाटिस इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ग्लाटिस के द्वारा जिस एरिया में खुलेगा वही एडम एप्पल होगा, वही कंठ होगा, वही स्वरकोश होगा। तीनों का नाम एक ही दिया है। कंठ के अंदर जो कैविटी बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक सवाल ये भी पूछा गया। कंठ के अंदर की
गुहा यानी कैविटी को कंठ कोश कहते हैं। ये सवाल भी पूछा। और चौथे में लिखे देते हैं जो सबसे जरूरी है कि नर मनुष्यों में एडम एप्पल पाया जाता है। मतलब फीमेल में नहीं होगा, होगा तो सिर्फ मेल में होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एडम एप्पल का काम क्या होगा ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये दूसरा सवाल हुआ। आइए तीसरे सवाल। श्वास नली और श्वसनिकाओं में उपस्थित होते हैं। अब श्वास नली श्वसनियों को कैसे बांटते हैं जरा ये देखिए। ये यहां पर लैरिंक्स था, लैरिंक्स आगे बढ़ी तो ये ट्रैकिया हुआ। ट्रैकिया के बाद ये दो भागों में बटी अलग अलग फेफड़ों को जाने के लिए। तो ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और ब्रोंकाई भी आगे बढ़े तो ये पतले पतली शाखाओं में बट जाती हैं। तो ये जो पतली शाखाएं बनती हैं वो ब्रैंकियोल कहलाती हैं। ब्रैंकियोल, इतनी संरचना समझिएगा। वो पूछ रहा है श्वास नाल और श्वसनियों में उपस्थित होते हैं सी आकार के कार्टिलेज। यहां जो कार्टिलेज है ये श्वास नली में, ये आप देखिए अपने ऐसी ऐसी घुमावदार रचना आपको मिलेगी। इस रचना को वो पूछ रहा है कि ये क्या कार्टिलेजिनस है या शुद्ध कार्टिलेजिनस है, कुछ बोन वाला हिस्सा मिला हुआ है, आकार क्या है, सी है वो है, ये पूछ रहा है। अब आप जवाब दीजिए कि श्वास नली श्वसनियों में उपस्थित होते हैं। इसका सही जवाब होगा, ये देखो आधा सी बन रहा है ना, ध्यान से देखो आधा सी बन रहा है, यानी सी आकार के कार्टिलेजिनस छल्ले होते हैं। ये टूटता नहीं। किसी का गला टूट गया हो या हड्डी टूट गई हो घूम जाता है, लेकिन टूटता नहीं है कि गला टूट जाए। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज कान है। देखो मास्टर जो है, पंडित जी जो होते हैं ऐसा घुमाते हैं और घुमाने के बाद जब छोड़ते हैं तो फिर से वहीं रुका नहीं रह जाता। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रत्यास्थता, और एक शब्द पढ़ा होगा प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिसिटी और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। किसी चीज को इतना घुमाओ कि अपने प्रारंभिक दौर में लौट आए, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही हो तभी तो लौटेगा। मान लो उखाड़ दिए तो क्या लौटेगा? कभी नहीं लौटेगा। तो इसका सही जवाब होगा ए। चलिए डिस्कशन इसका बता दें। नाक से या नेजल सैक लिख ले, नेजल सैक से ली गई वायु फेरिंक्स होते हुए, PHARY, फेरिंक्स से होते हुए, फेरिंक्स से होते हुए एक नली में जाती है, एक नली में जाती है। यही नली ट्रैकिया अथवा विंड पाइप कहलाती है। ठीक, विंड पाइप की हुई। एक सवाल में पूछा गया कितनी लंबी होती है साहब ये विंड पाइप, इसका भी उत्तर लिख लीजिए। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी तथा गर्दन की पूरी लंबाई में, ध्यान दीजिएगा, तथा गर्दन की पूरी लंबाई में स्थित होती है। तीसरा पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा, इसकी दीवारें
लचीली होती है। कान वाला उदाहरण दिया, लचीली होती हैं और आकार में सी जैसी होती है। ये पाइपलाइन जैसे ही थोरसिक रीजन में पहुंचती है, सीने वाले हिस्से में पहुंचती है, जैसे ही ट्रैकिया बक्षीय रीजन में, थोरसिक रीजन में, बक्षीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, दो भागों में बट जाते हैं। जिन्हें ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। अब आगे की रचना तो आप कर ही लोगे, उधर हमने चित्र बना दिया। तो नेजल सैक से फायरिक्स से होती हुई एक पाइप का जन्म होता है, वो विंड पाइप कहलाएगी, जिसको ट्रैकिया कहेंगे। लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, गर्दन की पूरी लंबाई में स्थित होती है। इसकी दीवारें लचीली होती हैं, मतलब इधर उधर घुमा लो, ये इधर उधर घुमा सकते हो, लेकिन हड्डी टूटेगी नहीं। जैसे ही ट्रैकिया बक्षीय रीजन में प्रवेश करती है, दो भागों में बढ़ती है, ब्रैंक्यूल कहलाती है, और आगे पतली हो जाएगी तो ब्रैंकाई हो जाएगी, फिर ये सैक उससे जुड़ जाएगी। ये पूरी रचना होगी, आपकी किताब पर होगा, इसको जरूर पढ़िएगा। चौथा सवाल, लंग में गैसीय विनिमय किस में होता है? इसका सही जवाब होगा एयर सैक, क्योंकि लास्ट में ये वाला चित्र यदि आपको ध्यान आता हो तो ये हमारी हो गई विंड पाइप, हो गई। विंड पाइप आगे गई तो दो भागों में, क्योंकि फेफड़े अपने पास दो भाग थे, तो ये जो यहां पर भाग निकला, ये फिर आगे बढ़ता है और पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाता है, और ये पतली पतली शाखाएं आगे गोल गोल एक रचना में बनती हैं। यही गोल रचना कहलाती है एयर सैक। इसी को एल्वियोलाई भी कहते हैं। असली ऑक्सीजन का आदान प्रदान एयर सैक में ही होता है। यहीं से कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑस्मोसिस की हो सकती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो सकती है, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है। तो ये एक अलग प्रक्रिया है, जिसको अलग से सेशन में हम समझाएंगे आपको। इसका डिस्कशन लिख लीजिए। श्वसन में ऑक्सीजन ली जाती है। इसके साथ, इसी में हमने उधर चित्र में बता दिया है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उत्पादन भी होता है। जरा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में पढ़िएगा, तो ये जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प और एटीपी बनता है। उसी बात को लिखा कि श्वसन में ऑक्सीजन ले जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पादन भी होगा। जिसे इस ऑक्सीजन को अब ऑक्सीजन ले ली गई, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना गैसों का आदान प्रदान कहलाता है। आदान प्रदान
एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो उसमें गैसों के आदान प्रदान का एक सिस्टम होगा, एक स्टेप होगा। तो ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, गैसों का आदान प्रदान कहलाता है। जंतुओं में, ये भी सवाल पूछा गया, जंतु या एनिमल्स में, जंतुओं में गैसीय आदान प्रदान स्किन से भी होता है। आप सांस लेना चाहो तो नाक से लोगे, मुंह से भी ले सकते हो, यानी बक्कल कैविटी भी है, मुख गुहा जिसको कहते हो, बक्कल कैविटी से। मछली है तो गिल से, अथवा लंग्स के द्वारा। मतलब रेस्पिरेशन किस प्रकार का है यह भी निर्भर करेगा कि किस अंग के द्वारा होता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पर भी सवाल पूछे गए। जब स्किन से हो तो उसका नाम क्या होगा, उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। ऐसे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जरूर पढ़िएगा, उस पर पूछे गए सवाल। अब 5वां सवाल है, श्वसन मार्ग स्तंभी सिलिया युक्त कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम उपला कोशिकाओं से अस्तारित होती है। सिलिया का कार्य क्या है? 5वें सवाल का सही जवाब होगा जीवाणु तथा धूल के कण। देखो, ये उंगली को आप नाक के अंदर डालो, जब थोड़ी दूर तक डालते हो तो वहां पर गीला नहीं लगता। यदि नाक में इसको और अंदर डाल दो, थोड़ा और अंदर ले जाओ, तो जब थोड़ा और अंदर ले जाओगे, उंगली को बाहर करोगे तो ये गीली उंगली दिखेगी। इसका मतलब वहां कुछ न कुछ लिक्विड मटेरियल बन रहा है, और वो लिक्विड मटेरियल म्यूकस है। म्यूकस का काम यह है कि मान लीजिए धूल की कण या बैक्टीरिया यहां से भाग निकला, बाल उसको नहीं बचा पाए, तो आगे जाएगा तो वहां पर गीली जो रचना है वहां चिपक जाएगा, वहां होती है कॉलमनर एपिथेलियम। ये जब हिस्टोलॉजी इसकी पढ़ोगे, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो इसका जवाब मिलेगा। तो ये केवल एक काम करता है, जो सिलिएटेड एपिथेलियम या सीलिया वाला एपिथेलियम होता है, एक ही काम करता है कि बैक्टीरिया तथा डस्ट के कण युक्त श्लेष्मा को निकालना। ये जब लिक्विड निकलेगा तो जाकर के उसमें वो चिपक जाएगा, और फिर इसको आप खूब धूप में दौड़ते रहिए, धूल में, थोड़ी देर बाद आपके नाक में आपको महसूस होगा कि धूल अंदर जा रही, महसूस करोगे, और थोड़ी देर और हो जाए और नाक के पास आप ध्यान से देखोगे या नाक में उंगली डालो, धूल निकलती है। वो आपके फेफड़े को नहीं गई, इस तरह से धूल गई होती तो अब तक तो आपका फेफड़ा ब्लॉक हो गया होता। उस धूल की रक्षा यही करता है। कोई बैक्टीरिया जा रहा है तो पहले निपटाता है, नाक पर ही निपटा लेगा, वहां अंदर जाने नहीं। तो ये इसका सही जवाब होगा सी। इस पर भी लिख लें, श्वसन किस टाइप की प्रक्रिया है, यह सवाल पूछा गया। श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की क्रिया है। ब्रैकेट में जीवों में लिखे, कोई भी जीव हो, पेड़ हो, पौधा हो, गाय भैंस, कोई भी जीव हो, एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ही रेस्पिरेशन है। दूसरी बात, जटिल खाद्य पदार्थ, जटिल खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जटिल खाद्य पदार्थ की ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में क्रमिक अपघटन होता है। क्रमिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड अथवा
कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ऊर्जा बनती। तीसरा ये पॉइंट लिख लेना, यह ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। और जो अंतिम उत्तर है जो कॉलमनर एपिथेलियम का, उसको भी लिखे देते हैं कि श्वसन मार्ग कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलमनर कोशिकाएं पता है कैसी होती है? ऐसी होती है, बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। आप बायोलॉजी की किताब खोल करके देखिएगा, वहां मिलेगा यह, और इसके ऊपर ऐसे सिलिया लगे होते हैं। ये सिलिया हो गए, ये कॉलमनर एपिथेलियम। श्वसन मार्ग कॉलमनर एपिथेलियम से बनता है। सीलिया का मुख्य कार्य जीवाणु तथा धूल के कणों प्लस म्यूकस मिलाना, जिससे छींक निकलता ही है। धूल के कणों धन म्यूकस को बाहर निकालना होता है। तो 4 पॉइंट इसके साथ ऐड करिएगा कि श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। किसी भी जीव में हो, जटिल खाद्य पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में क्रमिक अपघटन करना होता है। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। श्वसन मार्ग कॉलमनर एपिथेलियम से बनता है। सीलिया का मुख्य कार्य होता है जीवाणु और धूल के कणों को म्यूकस मिला करके लिक्विडिटी करके उनको बाहर निकालना। इस तरह से ये 5 सवाल पूरे होते हैं। अभी आगे भी रेस्पिरेशन प्रोसेसन जारी रहेगा। आप रेस्पिरेशन को पढ़ते ही रहिए। ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसा होता है पढ़ते रहिए। कल जब आएंगे तो इसका दूसरा सेशन लाएंगे, तब भी आप रेस्पिरेशन पढ़ के आइए। तो बच्चों, आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होती है नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।